नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट की पूरी हिस्ट्री और अभी इन दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने जो एमओयू साइन किया है और जो ये डिस्प्यूट है इसको ख़त्म करने की बात करी है। तो इस सारे के सारे टॉपिक को हम अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के बीच में एक एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। और यहाँ पर जो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों स्टेट्स के बीच में, उसको खत्म करने की बात की जाती है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस एमओयू के बारे में कहते हुए कहा कि ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट है ये हिस्टोरिक बॉर्डर एग्रीमेंट है और ये डिकेड्स लॉन्ग जो डिस्प्यूट है, बहुत सालों से, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो कई दशकों से ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इस एग्रीमेंट की वजह से ये खत्म होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये डिस्प्यूट हुआ, और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये एमओयू यहाँ पे शांति बहाल करने का काम करेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे ये अच्छे से देखिए, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। 7 सिस्टर स्टेट्स यहाँ पर आती हैं, जिसमें से एक असम और एक अरुणाचल प्रदेश है। ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था। टोटल 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है जो ये दोनों स्टेट्स शेयर करती हैं। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स में 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं असम के, जहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट था। 123 बॉर्डर विलेजेस जो हैं वो यहाँ पर आते हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट था। हिस्ट्री शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए नेफा के बारे में। नेफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज के समय का अरुणाचल प्रदेश। सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि नेफा जो है वो आज के समय की कौन सी स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसको नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब हुआ क्या कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये असम से अलग हुआ था, कार्व आउट किया गया था। कार्व आउट का मतलब होता है कि एक बड़ा सा स्टेट है, इसके बीच से एक स्टेट को अलग कर दिया गया और वो एक अलग स्टेट बन गया। तो ये जो नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आज के समय हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, इसको असम से कार्व्ड आउट किया गया था 1954 में। अब जब कार्व आउट किया जाता है तो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम एरियाज की रहती है कि कौन सा एरिया कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए एक सब कमेटी बनाई जाती है जिसके हेड असम के चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था गोपीनाथ बोरदोलोई। तो एक सब कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड कौन करते हैं, असम के सीएम गोपीनाथ बोरदोलोई। अब इस सब कमेटी ने 1951 में अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। कमेटी ने पूरी की पूरी जांच की और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई, उसको 1951 में सबमिट कर दिया। अब इसमें कुछ रिकमेंडेशन जो हैं वो दी गई इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, इससे संबंधित कुछ रिकमेंडेशन जो हैं वो इस रिपोर्ट ने सबमिट करी 1951 में। इसकी रिकमेंडेशन को माना गया और इसके आधार पर 3648 किलोमीटर का जो प्लेन एरिया था बालीपारा और सादिया फुट हिल्स का, उसको नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, उससे ट्रांसफ़र कर दिया गया असम के उस समय के दरंग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। क्या बात हुई? बात ये हुई कि असम भाषा में अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कहाँ पे जाता है, वो असम में जाता है। अब ये ऐसे याद रखना थोड़ा आसान है भाई, अरुणाचल का एरिया इस रिकमेंडेशन को मानते हुए कहाँ पे गया, असम में गया। आगे चल के यही चैलेंज किया जाएगा और यही पूरा डिस्प्यूट निकल कर आएगा। तो जो प्लेन एरिया था 3648 किलोमीटर्स का बलीपारा और सादिया फुट हिल्स में, उनको नेफा से ट्रांसफ़र कर दिया गया असम के उस समय के दरंग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। अब यहाँ पे आता है सन 1972 और अरुणाचल प्रदेश को बना दिया जाता है यूटी, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश कंटेंड करता है। कंटेंड करने का मतलब होता है दावा करना। तो अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने कंटेंड किया, क्लेम किया कि हमारे प्लेन्स का बहुत सा एरिया जो फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स हैं, यानी फॉरेस्ट का एरिया जो कि असम को ट्रांसफ़र हो गया यूनिलेटरली, वो हमारे ट्रेडिशनली जो हिल ट्राइबल चीफ और हिल ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो ट्राइबल चीफ थे हमारे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उन्हें बिलोंग करती थी।
वो एरिया जो आपने पकड़ के कहाँ डाल दिया, असम में डाल दिया। यहाँ से डिस्प्यूट जो है वो उसकी शुरुआत हुई जब अरुणाचल ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये जो प्लेन्स का फॉरेस्टेड एरिया तुमने असम में भेज दिया है यूनिलेटरली, ये तो हमारे हिल ट्राइबल चीफ और जो कम्युनिटीज़ थे ट्रेडिशनली उन्हें बिलोंग करता है। अब अरुणाचल प्रदेश ने जब ये सवाल उठाए तो 1979 में जाके अब यहाँ पे हाई पावर ट्राइपेटाइट कमेटी जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसे बनाया जाता है। ट्राइपेटाइट का मतलब होता है त्रिपक्षीय, जहाँ पे 3 पक्ष हों, तो यहाँ पे ट्राइपेटाइट कमेटी जो है उसे बनाया जाता है। इसका काम होता है बाउंड्री को डेलिनिएट करना। डेलिनिएट का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना, कि भाई आप बताओ, सीमा निर्धारित करो कि किस प्रकार से जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है दोनों स्टेट्स में वो बनेगा। बाउंड्री को डेलिनिएट करने के लिए हाई पावर ट्राइपेटाइट कमेटी बनाई जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो कमेटी है ये किसके आधार पे, किस बेसिस पे ये जो बाउंड्री है इसको डेलिनिएट करेगी। तो 2 मुख्य आधार यहाँ पे बनाए गए। पहला, सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स, जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स है वो एक बेसिस होगा। दूसरा क्या होगा, बोथ साइड्स में, दोनों साइड्स में डिस्कशंस की जाएगी। ऐसा नहीं है वे बिना पूछते, जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान का है ना, बिना पूछताछ के भैया उसने ऐसे ही खींच दिया गया, आधे यहाँ पे आधे वहाँ पे, जनता को पूछा ही नहीं गया। उस प्रकार से नहीं करना है, दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स के साथ डिस्कशन करनी है और उसके बेसिस पर ही जो बाउंड्री है वो डिलिनिएट की जाएगी। अब ये कमेटी कब बनी, 1979 में। 1983-84 आते आते 800 किलोमीटर का जो डिस्प्यूटेड एरिया था, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर था, उसमें 489 किलोमीटर तक का जो डिस्प्यूट था उसे रिजॉल्व कर दिया गया। 800 में से मोर देन 50% यानी 489 किलोमीटर जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो ख़त्म नहीं हो पाया। फर्दर जो डिमार्केशन है वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अरुणाचल ने इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट करने से एकदम मना कर दिया, इनकार कर दिया। और उसने क्लेम किया कि सेवरल किलोमीटर का जो 3648 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, उसका कई ऐसा किलोमीटर का एरिया है जो 1951 की रिपोर्ट के मुताबिक असम के पास ट्रांसफ़र हो गया है और वो हमें वापस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो एरिया है फॉरेस्टेड एरिया प्लेन्स का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो ट्रेडिशनली हमारे जो हिल ट्राइबल चीफ थे और जो कम्युनिटीज़ थी उन्हें बिलोंग करता है। तो अरुणाचल ने इस रिकमेंडेशन को मानने से फर्दर मना कर दिया। तो यहाँ पे 489 किलोमीटर तक का एरिया डिमार्केट हो गया, उसके बाद फर्दर डिमार्केशन नहीं हुई। अब आप देख रहे हो कि बार बार अगर कोई आपत्ति जता रहा है तो कौन जता रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अभी तक सिर्फ अरुणाचल ही जता रहा है, क्योंकि इसका ही एक एरिया है जो 1951 की रिपोर्ट के मुताबिक कहाँ पे गया है? असम में गया है। अब यहाँ पे असम ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर दिया। अरुणाचल ने रिकमेंडेशंस को मानने से मना कर दिया, तो असम ने इसके ऊपर आपत्ति जताई। अब असम ने आपत्ति जताई और वो सीधा कहाँ चले गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उसने 1989 में केस को फाइल किया और हाईलाइट किया कि अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से इंक्रोचमेंट जो है वो कर रहा है। तो अब यहाँ पे बात कहाँ पहुँच गई? सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई। इसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लोकल बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया 2006 में। 2006 में आके एक लोकल बाउंड्री कमीशन जो है उसे अपॉइंट किया जाता है। अभी यहाँ पे इसको हेड कौन कर रहा था? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज इस लोकल बाउंड्री कमीशन को हेड कर रहा था। यहाँ पे सितंबर 2014 में आके ये जो लोकल कमीशन है ये अपने रिपोर्ट को सबमिट करता है। इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन जो हैं वो दी गई कि भैया आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पे दी गई। इसमें कई ऐसी रिकमेंडेशन थी जिसमें ये सजेस्ट किया गया कि 1951 के समय जो टेरिटरी असम की तरफ ट्रांसफ़र की गई है अरुणाचल प्रदेश को वो वापस मिलनी चाहिए। यही एक चीज़ है जो अरुणाचल प्रदेश चाहता था। यहाँ पे रिकमेंडेशन की गई कि जो एरिया असम में चला गया है 1951 में, उसको दोबारा अरुणाचल प्रदेश को दिया जाना चाहिए। और भी बहुत रिकमेंडेशन थी, लेकिन उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी
थी। यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया गया कि दोनों स्टेट जो हैं उनको कंसेंसस पर आना पड़ेगा, सर्वसहमति में आना पड़ेगा। और सर्वसहमति कैसे होगी? डिस्कशंस के माध्यम से होगी। तो दोनों मुख्यमंत्री बैठें, डिस्कशंस करें और फिर कंसेंसस पर आएँ, सहमति पर आएँ। यहाँ पर यह भी रिकमेंड किया गया। अब इसी रिकमेंडेशन के तहत 24 जनवरी 2022 में बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, उन दोनों के बीच में सीएम लेवल की टॉक्स होती हैं 24 जनवरी 2022 को। इनकी सेकंड मीटिंग होती है अप्रैल 20, 2022 में और वहाँ पे ये कुछ की डिसीजंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से डिसीजन थे। सबसे पहला डिसीजन ये था कि जो बॉर्डर इशू है दोनों की स्टेट्स का, वो कन्फाइन रहना चाहिए सिर्फ 123 विलेजेस की जो लिस्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश ने क्लेम किया है। लोकल कमीशन, जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बनाया था 2007 में, यानी कि लोकल कमीशन के तहत जिन विलेजेस के बारे में आपने बात करी है 2007 में, हमारी ये जो बातचीत होगी, जो भी हमारे सीएम लेवल टॉक्स होंगी, जो बॉर्डर इश्यूज होंगे, वो उन्हीं 123 विलेजेस तक सीमित रहेंगे। अब ये नहीं है कल को तुम 5-7 और विलेजेस इसमें घुसा दो कि भैया हमें तो ये भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी बॉर्डर इशू है वो इन्हीं विलेजेस, 123 विलेजेस जो अरुणाचल प्रदेश ने क्लेम किए थे लोकल कमीशन के सामने, उन्हीं के ऊपर बात होगी, वहीं तक हम कन्फाइन रहेंगे। पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये था कि जो बाउंड्री लाइन को हमारी ट्राइपेटाइट कमेटी ने 1980 में डेलिनिएट किया है, हम उसी को नोटिफाइड बाउंड्री मानेंगे। बाउंड्री जो है, जो बनाई हुई है ट्राइपेटाइट कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा, हम उसी को अपनी नोटिफाइड बाउंड्री मानेंगे। और अगर कोई भी रीअलाइनमेंट होनी है तो वो इसी बॉर्डर के तहत होगी जिसको ट्राइपेटाइट कमेटी ने 1980 में डेलिनिएट करके बनाया था। तो दूसरी जो बात यहाँ पे होती है वो ये होती है कि बॉर्डर जो होगा वो वही रहेगा जो ट्राइपेटाइट कमेटी ने बनाया है 1980 में। उसी बॉर्डर के इर्द गिर्द रीअलाइनमेंट होगी जब भी होगी तो। तीसरी बात ये था कि यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन जो हैं वो लिए गए, जैसे कि ऐसा डिसाइड किया गया कि दोनों स्टेट्स 12 रीजनल कमेटीज़ बनाएंगी, जो कि कवर करेगा अरुणाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को और जो असम है उसके 8 डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके साथ साथ पूरी की पूरी जॉइंट वेरिफिकेशन होगी जो भी 123 विलेजेस जो कि डिस्प्यूटेड हैं, कि भाई ये किसके पास आएंगे, किसके पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 12 रीजनल कमेटीज़ बनाने की बात हुई। इसके साथ साथ बोला गया कि कमेटीज़ जो हैं वो रिकमेंडेशन देंगी, लेकिन किसके बेसिस के ऊपर? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्योंकि जैसे कहा ना कि ट्रेडिशनली जो है वो एरिया, प्लेन का एरिया जो कि असम में चला गया, ट्रेडिशनली वो ट्राइबल जो चीफ हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके पास आता था। तो यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे हिस्ट्री आ गई। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो 12 रीजनल कमेटी बनेंगी ये क्या क्या चीज़ों को देखेगी? सबसे पहले तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखेगी और कंटिग्यूटी और पीपल्स की विल, आम जनता क्या चाहती है उसको भी कंसीडर करेगी। तो ये बात है भी कमेटी जो है वो उन सारे के सारी चीज़ों को देखेगी। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ कि जितने 123 विलेजेस डिस्प्यूटेड थे उसमें से 37 के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो गया 15 जुलाई 2022 को, जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में नामसाई डिक्लेरेशन होती है। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया नामसाई डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जब जितने 123 विलेजेस, जिन विलेजेस के ऊपर डिस्प्यूट था उनमें से 37 जो विलेजेस हैं उनके ऊपर डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में नामसाई डिक्लेरेशन होती है। और वहाँ पे वो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्री हुए कि भैया यहाँ पे डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका है, अब ये दोबारा नहीं, भाई कल को चल के दोबारा तुम बोलो कि ये गलत हो गया, नहीं, अब ये नहीं दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्प्यूट ख़त्म मतलब ख़त्म। तो 123 में से जो 37 विलेजेस हैं उनका डिस्प्यूट ख़त्म हो गया, किसके तहत? नामसाई डिक्लेरेशन के तहत। तो इसकी वजह से जो डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं उनका नंबर कितना पहुँच गया? 86 पहुँच गया। अब यहाँ पे एक बार फिर MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है और अनदर जो 34 विलेजेस होते हैं उनके भी जो इश्यूज़ हैं वो एमिकेबली रिजॉल्व हो जाते हैं।
एमिकेबली का मतलब होता है मित्र भाव से। तो जो बाकी 34 विलेजेस हैं उनके भी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं एमिकेबली यानी मित्र भाव से। उसके बाद जो 71 विलेजेस हैं उनके ऊपर भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनती है और यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, जैसे कि एक विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश का नोटिफाइड बाउंड्री के तहत उसे असम में इंक्लूड किया जाएगा। एक अरुणाचल प्रदेश का विलेज है उसको असम में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, 10 विलेजेस इन असम एज पर द नोटिफाइड बाउंड्री विल रिमेन विद असम। जो 10 विलेजेस असम में हैं वो असम के पास ही रह जाएंगे। एक अरुणाचल प्रदेश का असम चला जाएगा, 10 असम के पास हैं वो असम के पास रह जाएंगे और 60 विलेजेस जो असम के हैं वो अरुणाचल प्रदेश में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी 49 विलेजेस की जो बाउंड्रीज हैं वो अनरिजॉल्व्ड रह गई हैं। अभी भी कितने बच गए? 49 बच गए। तो उसके ऊपर ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ये कहता है, ये स्टेट करता है कि जो रीजनल कमेटीज़ हैं, रीजनल कमेटीज़ विल फाइनलाइज द बाउंड्रीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू कंटिन्यूस डायलॉग। तो अब ये जो रीजनल कमेटीज़ हैं, जो हमने बताया कि भैया 12 रीजनल कमेटीज़ बनाई हैं, ये कंटिन्यूस डायलॉग कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, जो भी चीज़ें कंसीडर करने को इनको बोला गया है उन सबको कंसीडर कर रही हैं। और बाकी जो विलेज की बाउंड्रीज रह गई हैं रिजॉल्व करने को, वो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे ये MOU जो है ये कहता है कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी फाइनलाइज कर दी जाएंगी रीजनल कमेटीज़ के द्वारा। इसके अलावा 3 विलेजेस बच जाते हैं। 3 विलेजेस जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स का एक बॉम्बिंग एरिया है डुलोंग में, वहाँ पर पड़ते हैं। तो इनको असम बोलता है हम नहीं छेड़ेंगे, इनके ऊपर MOU जो है वो स्टेट किया जाएगा 3 विलेजेस के ऊपर जो कि इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बिंग एरिया जो डुलोंग में है वहाँ पे पड़ते हैं। अब यहाँ पे किस किस के बीच में MOU होगा इस एरियाज़ के लिए, इन 3 विलेजेस के लिए? अरुणाचल प्रदेश प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडियन एयरफोर्स। तो इन तीनों के बीच में क्या होने वाला है? MOU होगा और इन 3 गाँवों का क्या करना है वो इस MOU के बाद ये डिसाइड किया जाएगा। MOU ये भी बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो एग्री हुई हैं कि अब कोई भी नया क्लेम नहीं आएगा। जो भी 123 विलेजेस का था उसको हम रिजॉल्व करेंगे, बहुतों को कर भी दिया है, जो बचा है उसको ऊपर जो रीजनल कमेटीज़ बताएंगे उनको भी हम मानेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई कल को तुम नया विलेज का जो इशू है उसे तुम उठा के ले आओ, तो वैसा नहीं होगा। कोई भी नए एरिया का या विलेज का एक नया क्लेम जो है वो नहीं उठ के आने वाला है। ये भी दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री हुई हैं इस MOU के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ये MOU स्टेट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री टू इफेक्टिवली प्रिवेंट एनी न्यू इंक्रोचमेंट इन द बॉर्डर एरियाज़, कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एग्री हुई हैं कि अब यहाँ पे कोई भी एक नई इंक्रोचमेंट जो है बॉर्डर एरियाज़ में वो नहीं होने वाली है। एंड दैट दे एग्री दैट द MOU इज़ फुल एंड फाइनल, कि यहाँ पर 123 विलेजेस का जो डिस्प्यूट था उसके ऊपर ये जो हमारा MOU है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये फुल एंड फाइनल है। अब यहाँ पे और कोई भी नया एरिया या नया गांव जो है वो पनप के नहीं आएगा कि भैया हमें तो इसके ऊपर भी क्लेम चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। ये भी ये MOU स्टेट करता है। तो ये था असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट। हमने इसकी हिस्ट्री देखी और हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे ये रिजॉल्व हुआ और अभी जो MOU दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों के बीच में हुआ है उसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, उसकी क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें कही गई हैं, कैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया जा रहा है और जो बच गए हुए हैं विलेजेस उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। हमने इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, टेक्स्ट, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।